Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring very important session. This is the second part of the earlier video which is made earlier. This is this is video for a 12th class chemistry student, and this is the alkyl halide or aryl halide video for the haloalkane or haloarenes. And we know that 20 question we have finished in this part, but some questions are remaining. So I decided that I have to complete these all questions very quickly, very soon, with help of very fantastic explanation is very important, and try to understand what kind of thing is asking in this question. Number one, the question number is 21. Okay, so as usual I will speak up or pronounce. So arrange the following compound in increasing order of their boiling point. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें ये देखना है कि कैसे अरेंज करना है. तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोला है. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये चेक करना है किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. फिर हमें ये चेक करना है किस कंपाउंड का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसे पहले लिखना है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसे, है ना, बाद में लिखना है. तो जो आपका, अब हम एक एक करके कंपाउंड देखते हैं. देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये देखा जाता है सबसे पहले कि किस पदार्थ के अंदर, किस सब्सटेंस के अंदर, एल्गाइल हैलाइड के अंदर सिमेट्री ज़्यादा है. जैसे हमने देखा ब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन है. ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन. ओके, अच्छा, 1 ब्रोमोब्यूटेन के बाद ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है. ठीक है, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन है. 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होता है और ब्रांचिंग होने पर डिक्रीज होता है. ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद इसका होगा और इसके बाद इसका होगा. ठीक है, अगर हम इस चीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, अगर इस चीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो ये आपका थर्ड आएगा. पहले आएगा थर्ड. ठीक है, फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर आएगा सेकंड. तो यही ऑप्शन चेक कर लो, ये कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें. तो ये सी ऑप्शन इसमें दिख रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी. ठीक है, सेकंड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग है, फिर आपका फर्स्ट का, फिर थर्ड का. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. मैं आपको अभी यही चीज़ समझा चुका हूँ. पहले आप क्या, अब देखो यहाँ पर है 1 आइरोब्यूटेन. क्या है? 1 आइरोब्यूटेन. तो पहले 1 आइरोब्यूटेन बना लो. आयरन बना दिया, और CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 आएगा और CH3, ये हो गया 1 आइरोब्यूटेन. फिर कह रहे 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो भी अलग लगा लो. CH2 और CH3, ये आपका हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन. फिर वो कह रहे हैं 1 क्लोरोब्यूटेन. कोई बात नहीं, 1 क्लोरोब्यूटेन बना लेते हैं. CH2 और CH2, ये हमने 3 कंपाउंड बना लिए. और नॉर्मली ब्यूटेन, तो ब्यूटेन तो हम बना ही सकते हैं, C4H10 हो जाएगा. ठीक है, अब इनमें से हमें ये देखना है कि इनमें से क्या देखना है कि कौन सा वाला पदार्थ है ना, कौन सा वाला पदार्थ में ज़्यादा डेंसिटी का पदार्थ है.
एटम है। तो देखो आयोडीन वाला पदार्थ, आयोडीन वाला ब्यूटेन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, फिर ब्रोमीन वाला ब्यूटेन का ज़्यादा होगा, है ना, फिर क्लोरीन वाला और नॉर्मल। तो ऑर्डर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आयरोब्यूटेन का, फिर वन आयरोब्यूटेन का, वन आयरोब्यूटेन का, वन ब्रोमोब्यूटेन, है ना, देन वन क्लोरोब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ये आपके क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की। अभी क्वेश्चन थे थोड़े से इनविजिबल थे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अगर अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। तो पहले हमें ये चेक करना है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। जब तक हम कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। तो पहला वाला कंपाउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मोमेंट। पहले तो टॉल्यूइन बनाना है, CH3 लगा दो, लगा दिया, ठीक है। फिर है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब एक क्लोरीन लगा दो फर्स्ट पर, एक थर्ड पर लगा दो, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। फिर है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1 और 2 पर Cl लगा दो, मेटा क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन एक पैरा पे लगा दो, लगा दिया पैरा पे, 1/4 पे Cl लगा दिया। अब हम ये देखते हैं कि जो आपका ऑर्थो वाला है, ऑर्थो वाला कहाँ पर है, किस नंबर पे है, ऑर्थो थर्ड है ना। पहला वाला फर्स्ट टॉल्यूइन, फिर सेकंड है ना मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, फिर थर्ड पर है ऑर्थो। तो इसे नंबर 1 दे दो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा तो पोलैरिटी होगी। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो आपका 4th नंबर होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, उसे देखो तो उसमें सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा, तो उसे 4th नंबर दे दो। ठीक है, अब बस यहीं पे चेक कर लो कि 4th नंबर लास्ट में सब में है, ठीक है। और जो आपका थर्ड वन है वो 3 में है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद किस में होगा, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में डाइपोल मोमेंट होगा, तो थर्ड सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा, फिर सेकंड करेगा, ठीक है, फिर इसके बाद करेगा। अब बचा क्या, फर्स्ट, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डाइपोल मोमेंट के रेफरेंस में। ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करने के लिए डाइपोल मोमेंट को चेक करते हैं, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। किसी भी चार्ज, जैसे कार्बन और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज और डिस्टेंस है, उसी के प्रोडक्ट को ही हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उतनी पोलैरिटी ज़्यादा है। पोलर मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का होना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलराइज बिकॉज। अब देखो कार्बन हैलोजन, मान लो कार्बन है या आपका क्लोरीन है, तो कार्बन हैलोजन के अंदर पोलैरिटी आने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी ओर खींच के रखता है पीएड इलेक्ट्रॉन को, जिससे उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और जो उसके पास वाला पड़ोसी वाला क्लोरीन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि पोलैरिटी क्रिएट होगी, है ना, और पोलैरिटी क्रिएट होगी तो वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन रहेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हैलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, ठीक। चलिए, ये भी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड हैज मैक्सिमम डेंसिटी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी, किस में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो देखो, मैं आपको ये समझाया गया है कि जैसे जैसे
किसी भी पदार्थ के अंदर डेंसिटी बढ़ती जाती है, मतलब साइज बढ़ती जाती है, तो साइज बढ़ने के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये पहला वाला है डेंसिटी, हाँ, तो ये आपका ये रहा डेंसिटी CH3I, CH3I की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, CH3I की डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी, हाँ, मैक्सिमम डेंसिटी इसी की ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज़। यहाँ पे फिर वही बात होगी, डेंसिटी भी उसी पदार्थ की ज़्यादा होनी चाहिए जिस पदार्थ में कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, इसके अंदर ऑप्शन चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फोर्थ वन अच्छे से अरेंज हो जाएगा, चलो ठीक है। फिर आपका थर्ड वन, फिर सेकंड वन, फिर यही रहेगा डेंसिटी, तो ये नंबर 1 आएगा डेंसिटी के ऑर्डर में, ये आपका नंबर 1 आएगा, फोर्थ वाला। चलिए, ये इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ये डेंसिटी का रीज़न हो गया। अब हम बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा जिसमें पोलरिटी कम होगी, ठीक है। तो पोलरिटी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, पोलरिटी कम है तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन, ठीक है। इसके बाद है आपका, अब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया आपका, अब डाइपोल मोमेंट आपका ज़्यादा होगा। तो आपका ये आपका हो गया फर्स्ट, फिर आपका मतलब फर्स्ट ये हो गया, फिर सेकंड, है ना, और फिर थर्ड। ये इस तरीके से आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 27 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बट लीस्ट सॉल्युबिलिटी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है पर सॉल्युबिलिटी इन गिवन सॉल्वेंट कम है। देखो, तो सॉल्युबिलिटी उसी पदार्थ की कम होगी जिसमें पोलरिटी कम होगी, सीधी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा है, पोलर हो गया ना। और पैराडाइक्लोरोबेंजीन का भी अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं और उसमें पोलरिटी है नहीं, तो पोलरिटी ना होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सीधी बात है। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, मान लीजिए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर भी डेंसिटी का ही रीजन पूछा गया है। तो पहले ये देखो, है ना, कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट की डेंसिटी ज़्यादा बताई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन में सेकंड की बताई गई है, थर्ड ऑप्शन में बराबर बताई गई है, और फोर्थ ऑप्शन में सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड बिल्कुल सही है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ऐसी ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन होगा डी। चलिए अब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन में देखते हैं, द मेन प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन CH3CH2CH3 होगा। तो बना लेते हैं ना ऐसे। तो एक बात ध्यान रखनी, जब भी एल्कोहलिक गैस बनाओगे तो ये आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा,
एक्वस KOH होगा तो ये Br को हटा करके OH लगा दोगे, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, तो जो स्टेबल आपकी एल्कीन बनेगी सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग। सर्जेफ रूल ये कहता है कि ब्यूटीन तो बनेगी, है ना, ब्यूटीन तो बनेगी। यहाँ पे और कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है कि ब्यूट-2-इन बनेगी, ब्यूट-1-इन बनेगी। देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन कुछ भी दे रखा है, पहले भी समझ लो। अगर ब्यूटीन दे रखा है, ब्यूटीन, तो ये भी आंसर सही है। इससे ज़्यादा सही आंसर होगा आपका ब्यूट, है ना, ब्यूट-1-इन, और इससे ज़्यादा बढ़िया आंसर होगा ब्यूट-2-इन। ये बात समझ लो। अगर ऑप्शन में ये तीनों दे रखे हैं तो इस पर टिक लगाएंगे, ये और ये दे रखा है तो इस पर टिक लगाएंगे। ये बात समझो, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा है, ये दे रखा है तो इस पर टिक लगा देंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन उसी की होगी जिसमें अच्छा लीविंग ग्रुप हो और आसानी से कार्बोकेटाइन बन जाए। तो अगर मैं लीविंग ग्रुप की बात करें तो आयोडीन सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है। इसके बाद ब्रोमीन है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब वो आसानी से निकल जाता है सिस्टम में से। और फ्लोरीन है। तो इसी से अंदाज़ा लग गया कि कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये मतलब इस टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड से आसानी से कार्बोकेटाइन बन जाएगा और कार्बोकेटाइन होगा आपका प्लेनर। कैसा होगा? प्लेनर कार्बोकेटाइन। इस तरीके से पी ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल या अबव द प्लेन अटैक कर दे या बिलो द प्लेन अटैक कर दे, कैसे भी अटैक कर दे। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग SN2, वहाँ केस अलग है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखिए ये आपके 2 स्टेप मैकेनिज्म है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, TS बनती है। यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होता और इस क्वेश्चन में इन्वर्जन हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर। ये मैंने थियोरेटिकल पार्ट में समझाया है, ठीक है। वहाँ पर जा कर के समझ लें और देख लें और पढ़ लें, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 31 क्वेश्चन में यही बताया था कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें रेसिमिक मिक्सचर बनना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा आपका सेकंड का। किसका बनेगा? सेकंड का रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। सेकंड का मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर बना दिया, अच्छा, ठीक है। क्या कहना है वो, Which of the following compound will give a racemic mixture on nucleophilic substitution reaction? ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर ये आपका ऑप्शन इसमें गलत है। टर्शरी जो आपका ये है, आपका ये कंपाउंड है ना, ये है आपका 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, है ना, 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। इसका रेसिमिक मिक्सचर आसानी से बनेगा क्योंकि ये आपका टर्शरी है, ये आपका रेसिमिक, ये आपका टर्शरी है, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दे रखा। और ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है, यहाँ प्राइमरी है। तो जो आपका रेसिमिक मिक्सचर बनने का जो ऑर्डर होता है वो टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो किसका होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, तो इसमें सेकंड और थर्ड का नहीं, फर्स्ट और सेकंड किस में है? फर्स्ट और सेकंड है ही नहीं इसमें, फर्स्ट और थर्ड दे रखे हैं, गलत ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। हमें अब इस केस में हमें ऑप्शन बनाना पड़ेगा, मतलब सेकंड में, सेकंड का रेसिमिक
रेशमाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, तो ऑप्शन होना चाहिए सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो आप इसी को टिक लगा लीजिए। यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, बी में कैंसिल कर दो, थर्ड नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड का तो बन जाएगा। वैसे में मिक्सचर बनेगा ही नहीं, वहाँ पे तो आपकी ये बल्कियर ग्रुप है, तो वहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन उसमें होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले कैसी थी, दूसरी कैसी हो गई। फिर है साइनाइड एक्ट्स एज अ एम्बिडेंट लिगेंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइनाइड एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह काम करती है। साइनाइड का मतलब CN और NC, ठीक है। इसे हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो प्राइमरी अमीन बनती है, इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपकी सेकेंडरी अमीन बनती है। इसी से आइडिया हो जाता है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लो। तो वो ये कह रहे हैं कि साइनाइड एक्ट एज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम। चलो ठीक है, वो कह रहे हैं कि इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कार्बन एंड से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, कार्बन एंड से, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो बस। हाँ बच्चों यहीं पे समझ लो, ठीक है। अब ये बहुत सोच समझ के ये इस पर वर्क करो। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, ये तो 36 बाद में देखेंगे, पहले 35 देख लें। हाँ अब ये आपका 35 आ गया। इसी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तब हम नेक्स्ट वीडियो में 36 से हम बनाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जैसे यहाँ पर कुछ दे रखा है उसे समझो पहले। वो ये कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन को हमने कंसीडर कर लिया, तो देखो ज्योमेट्री देखो C2H5 जैसा है वैसा ही है। यहाँ पे CH3 है, ये आपका X है। तो यहाँ पर जो आपका X है, X की जगह पे मतलब Y आ गया, तो जैसा मॉलिक्यूल था वो वैसे ही बना रहा, ठीक है, समझना। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री थी, यहाँ पे X जहाँ पर था उसकी जगह पे तो आपका आ गया CH3, है ना, और हाइड्रोजन उल्टा चला गया। तो यहाँ पर तो आपका क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर होता है फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है। अब ये हमें फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से समझना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो वो कह रहा है कि नेम द टर्म्स दैट अकर इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट आपका यहाँ है। रिटेंशन का मतलब है कि जिस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो चेंज नहीं हो, और बाकी ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ज्योमेट्री चेंज हो गई, ठीक है। तो वो हो गया आपका इन्वर्जन, इसी इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन बेटा ऐसे है, ये मान लो आपका मान लो छाता है, ठीक है ना, और हवा आई और ये छाता हो गया ऐसा हो गया, ठीक, ये छाता ऐसा हो गया, तो ये आपका हो गया इन्वर्जन। क्लियर होगी बात। तो ऑप्शन नंबर A ही फिक्स मान लीजिए। थ्योरी हमने बताई है, ऑप्टिकल और रेशमाइजेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली ये थ्योरी बताइए, उसे आप समझ लीजिए, ठीक है। हो सकेगा तो मैं इसमें इन्वर्जन वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेशमाइजेशन की, तो यहाँ रेशमाइजेशन हो जाएगा। A और B का सेंस ये है बेटा कि एक तो A टाइप का कंपाउंड बनेगा, एक B टाइप का। इन्वर्जन होना ही नहीं है, इन्वर्जन नहीं होना है, रेशमाइजेशन होना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें होगा रिटेंशन, ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है उसमें होगा आपका इन्वर्जन, और A और B में होगा आपका रेशमाइजेशन। तो बच्चों अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
press the bell icon, and thanks for watching. Also, you have to share this video with your friends. For more updates, you can comment me, and I will try to your answer. After this video, I will also make another video soon. Thank you so much. Have a nice day.